नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम कवर करेंगे कैबिनेट मिशन। देखिए, जो हमारी सीरीज चली हुई है उसमें हम उस सीरीज़ में जो संविधान सभा है उससे रिलेटेड जितने भी मिशन हैं वो हम कवर कर रहे हैं। उनके मेन प्रपोजल पॉइंट्स, कोई रिजेक्शन पॉइंट या इंडियन नेशनल कांग्रेस या मुस्लिम लीग के बीच में कोई कंट्राडिक्शन था या कन्फ्लिक्ट था और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको चाह रही थी या नहीं चाह रही थी, वो हम कवर कर रहे हैं। इससे जो हम मेन जो मिशन कवर कर रहे हैं उससे हमारा जो बेसिक है, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होंगे। क्योंकि साथ में हम क्या है, जितने भी ब्रिटिश द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए जा रहे थे धीरे धीरे, चाहे वो इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत हो, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हों या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हों, हम सभी उनको कवर कर रहे हैं। तो इसलिए जो मिशन है हमें इसलिए कवर करने की ज़रूरत है क्योंकि उनमें कुछ कुछ पॉइंट आ रहे हैं। वो पॉइंट क्लियरिटी से हमें यहाँ पे क्लेरिफाई हो जाएंगे कि जो संविधान सभा थी उसका गठन क्यों हुआ, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और उसका क्या क्या मेन प्रपोजल था, क्या प्लान थी, क्या उसके अंदर प्रोविज़न्स रखे गए और वो प्रोविज़न्स कहाँ से लिए गए। चलो अभी हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था उस टाइम पे क्या थी, ब्रिटेन के अंदर एटली गवर्नमेंट थी और फरवरी 1946 को उन्होंने क्या एक डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, एक हाई पावर्ड मिशन भेजेंगे भारत में। जो 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर थे, जिसके अंदर 3 ब्रिटिश कैबिनेट, याद रखना, फरवरी 1946 में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। और जो ब्रिटिश मेंबर 3 कैबिनेट ब्रिटिश मेंबर हुए जिनका नाम क्या था, पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो उस टाइम पे भारत के, स्टेफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी। ठीक है ना, ये 3 लोग थे जो इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं। वो जो 3 मेंबर थे जो कैबिनेट मिशन में भारत आए थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। और जो इसके चेयरमैन थे वो थे पैथिक लॉरेंस। ये भी काफ़ी बार जो एग्ज़ाम है उनमें पूछा गया है। देखिए, ये जो मिशन आया था उसका मीनिंग क्या था, क्यों ऐसा वो कर रहे थे ब्रिटिश, जो कि वो धीरे धीरे कोई ना कोई मिशन, कोई ना कोई प्रोविज़न लेके आ रहे थे और वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस आ रहे थे। ये जो मिशन था, टू फाइंड आउट द वे एंड मीन्स फॉर नेगोशिएटिंग एंड पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडिया। जो मिशन था ये पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर चाहते थे। अब क्यों, क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक डर और भय, और उनको पता चल गया था कि नाउ दे कांट स्टे मोर इन इंडिया, वो भारत में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। ये रीज़न था। वाई द ब्रिटिश विड्रॉल सीम एमिनेंट, मतलब ऐसा क्यों लग रहा था कि ब्रिटिश का अब भारत से बाहर जाना या भारत को छोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। देखिए, उसके पीछे कुछ इश्यू थे या कुछ रीज़न थे, जो सॉलिड रीज़न थे। वो कौन कौन से थे वो देखते हैं हम। सक्सेस ऑफ नेशनलिस्ट फोर्स इन स्ट्रगल फॉर हेजमनी, ये जो नेशनलिस्ट फोर्स थी उनकी काफ़ी जगह उनकी सक्सेस हुई थी। और जो नेशनलिज्म था वो पेनिट्रेट कर गया था जो अनटच्ड सेक्शन है या एरिया है भारत की। अनटच्ड सेक्शन मतलब जो नेशनलिज्म है वो नहीं पहुंच पाया था काफ़ी टाइम से, लेकिन गांव में, दूर दराज के एरिया में या ट्राइबल एरिया के अंदर ये नेशनलिज्म अब पहुंच चुका था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अब ज़्यादा देर या ज़्यादा टाइम तक भारत के अंदर नहीं टिक पा रही थी। इसलिए उन्होंने जो पावर थी वो पीसफुल ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, जाहिर की। दरवाजे एडमिनिस्ट्रेशन इन फेवर ऑफ नेशनलिज्म, जितना भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या वो फेवर में था नेशनलिज्म के। जैसे ब्यूरोक्रेसी थी, लॉयलिस्ट सेक्शन था, ठीक है, वो उनको दिखाई दे गया था भारत यूरोपियन को, ब्रिटिश को। दूसरी चीज़ क्या था, यूरोपियन आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस में रिक्रूट थे यूरोपियन, वो बहुत कम थे इन कंपेयर टू इंडियन। क्योंकि इंडियन को क्या क्या था, थ्रू इंडियनाइजेशन, उस पॉलिसी थी एक इंडियनाइजेशन की, उसमें इंडियन की एंट्री हो गई थी आईसीएस के अंदर, इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर। और मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एक जो सेकेंड वर्ल्ड वार था बहुत लंबा चला था, जिसमें वो क्या है, इकोनॉमिक लॉसेस हुए थे और वो हार चुके थे क्योंकि नेशनलिज्म एक चरम सीमा पे था उस टाइम पे। उसके बाद अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बनता है, द ब्रिटिश स्ट्रेटेजी ऑफ कंसोलिडेशन एंड रिप्रेशन हैड इट्स लिमिटेड। मतलब देखो,
जो भी जो ब्रिटिश थी उसकी स्ट्रेटेजी थी दबाने की और अपने साम्राज्य को एकत्रित करने की, वो ज़्यादा देर उसकी एक लिमिटेशन होती है किसी भी चीज़ की, वो समझ चुके थे। अब वो कंट्राडिक्शन में आने लग गया था। अगर वो रिप्रेशन करेंगे, दबाएंगे फोर्स को या नेशनलिज्म को, वो ज़्यादा देर तक दबा नहीं रह सकता। उसके बाद जो क्रिप्स ऑफर था, देर वॉज ए लिटिल लेफ्ट ऑफर फॉर कंसोलेशन, मतलब क्रिप्स ऑफर में समझ गए थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रही थी और ना ही कोई इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र कर रही थी, वो सिर्फ एक डोमिनेंस स्टेटस दे रही थी जो कि भारतीयों को नहीं पसंद था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस वर रिप्रेस्ड, जब नॉन वायलेंट जो वो था मोमेंट था वो रिप्रेस्ड कर दिया गया, तो उसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो फोर्सेस थी, नेगेड फोर्सेस थी, वो एक्सपोज हो चुकी थी। इसलिए भारतीय इन सभी चीज़ों के खिलाफ हो चुके थे। जब नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अगर वो कर रहे हैं किसी चीज़ के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या कोई लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव या कोई एक्शन ले रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो लेकिन उसके सारे जो दबाने के लिए जो फोर्स यूज़ हो रही थी वो सारी एक्सपोज हो चुकी थी। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कांग्रेस राज हैड प्रूव टू बी बिग मॉरल बूस्टर, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ जा रहा था। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने अधिवेशन कर रही थी अलग अलग जगह भारत में, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रही थी कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वो एक भारतीयों के लिए एक अच्छा मॉरल बूस्टर का काम कर रही थी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो पेट्रोटिक सेंटीमेंट थे वो क्या है, डीपर पेनिट्रेशन उनका हो चुका था। पेट्रोटिक देशभक्ति के जो सेंटीमेंट थे वो लोगों में जग चुके थे, और वो डीपर पेनिट्रेशन मतलब वो जो जहाँ पे अनटच सेक्शन था या एरियाज़ था वहाँ तक वो पहुँच चुका था। जैसे कि डिमांड फॉर लीनियंसी फॉर आईएनए, इंडियन नेशनल जो आर्मी थी, ठीक है, वो जो प्रिजनर किए गए थे विद इन द आर्मी, उनके प्रति जो डिमांड थी लीनियंसी की, जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो बहुत सख्ती से पेश आ रही थी। लेकिन भारतीय चाहते थे, नेशनलिस्ट चाहते थे कि बहुत आराम से वो जो प्रिजनर हैं इंडियन नेशनल आर्मी के, उनके साथ वो बदसलूकी का व्यवहार ना करें, शांति से और बहुत सोच सूझ समझ के साथ उनका जो भी केस है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिवोल्ट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी, जो रिवोल्ट हुआ था रॉयल इंडियन नेवी का, हैड रेज द फियर, उनके जो अंग्रेज़ों के दिमाग में एक जहन में वो एक डर पैदा किया उसने भी। सिक्स पॉइंट क्या है, ओनली अल्टरनेटिव टू ऑल आउट रिप्रेशन ऑफ मास मूवमेंट वाज इंटायरली ऑफिशियल रूल दैट सीम इम्पॉसिबल नाउ। देखिए ऑफिशियल रूल जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब समझ चुकी थी तो भारतीय के ऊपर अब ज़्यादा देर तक हम राज नहीं कर सकते, ठीक है, और जो जितने भी मोमेंट हैं या भारतीयों को हम ज़्यादा देर तक नहीं दबा सकते, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट रियलाइज दैट सेटलमेंट वाज नेसेसरी, अब जो गवर्नमेंट थी उसको एहसास हो गया था कि अब हमें सेटलमेंट करने का टाइम आ गया है, और जो नेसेसरी फॉर बरिंग द घोस्ट ऑफ, जितना भी अगर वो दबाने की कोशिश करेंगे, ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जो मास मूवमेंट है, ये ज़्यादा उग्र रूप लेता जा रहा था, इसलिए उनको सेटलमेंट करना बहुत ज़रूरी हो गया था, ताकि वो जो मास मूवमेंट का जो ये बोल रखा है द बरी द घोस्ट ऑफ द मास मूवमेंट है, जो मास मूवमेंट का जो जितना भी बवंडर या जितना भी जो हुजूम इकट्ठा हो रहा था उसको वो ना किया जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें, सेवन्थ पॉइंट में हमने ये देखा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, अब देखिए इनको देखते हुए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब सेटलमेंट करना चाह रहे थे, नेसेसरी हो गया था, तो उन्होंने क्या सोचा था, पाकिस्तान सो फॉर्म वुड नीड लार्ज नॉन, जब डिवीज़न कर रहे थे इन चीज़ों के बारे में। अब इनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि जो पाकिस्तान सो फॉर्म्ड वुड इंक्लूड ए लार्ज नॉन मुस्लिम प्रोविंस, अगर वो डिवाइड करते हैं भारत को, यूनियन को डिवाइड करते हैं भारत और पाकिस्तान में, तो अंग्रेज़ों को ये एहसास हो चुका था कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी एरिया जाएगा वो नॉन मुस्लिम एरिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि 38% नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से जाएगा और 48% क्या है, नॉर्थ ईस्ट से जाएगा। दैट वाज नॉट गुड, उनको ये समझ में आ गया था, दैट वाज नॉट गुड। वेरी द वेरी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल सेल्फ डिटर्मिनेशन वुड क्लेम द सेपरेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी। अब क्या है, ये चीज़ें क्लेरिफाई करती हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड कर देते हैं या मुस्लिम हिंदू में जो एरिया उनको डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक सेपरेशन माना गया था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, और वो सेपरेट क्यों नहीं करना चाहते थे, भारत को एक यूनियन में क्यों रखना चाहते थे, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो जो रीजनल टाई हैं भारत के प्रोविंसेस में वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, अगर वो पार्टीशन करते हैं
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा अगर वो पार्टीशन करते हैं इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आएंगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, अगर वो पार्टीशन करते हैं डिवीज़न हो जाएगा आर्म फोर्स का, और वो क्या है बहुत ही डेंजरस होता है। अगर आर्म फोर्स जो है उनका डिवीज़न होता है वो खतरनाक चीज़ होती है। अब उन्होंने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी एग्जिस्टिंग जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनकी तीन सेक्शन में ग्रुपिंग कर दी। मतलब ये ग्रुपिंग जो थी वो क्यों की थी, वो रीज़न यही था ताकि यूनिटी बनी रहे। सेक्शन ए, पहले हम सेक्शन बी को देखते हैं क्योंकि आपको याद करना भी पड़ेगा, कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है। सेक्शन बी में क्या था, पंजाब था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था एंड सिंध था। ये तीन ही थे, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध, ठीक है। और सी में, उसके बाद आप सी करें, ए मत करें, पहले बी और सी पढ़ें। सी में क्या है, बंगाल एंड आसाम, ये जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये सारा का सारा बंगाल और आसाम जो था वो सेक्शन सी में आते हैं। उसके बाद सेक्शन ए देखें, सेक्शन ए में क्या आता है, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, जितना भी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस है वो सारा का सारा सेक्शन ए में आते हैं। अब देखिए ये क्या है, 3 टायर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल, प्रिंसली, स्टेट, यूनियन लेवल। मतलब इनमें डिसाइड कर दिया गया 3 टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा, प्रोविंशियल के अंदर, प्रिंसली स्टेट के अंदर एंड यूनियन लेवल के अंदर। अब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये भी डिसाइड किया गया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसमें क्या होंगे, वोटिंग जो होगी वो 3 लोगों में होगी, जनरल, मुस्लिम और सिख। देखिए जब कैबिनेट मिशन था, जो प्रपोजल कैबिनेट मिशन में दिया गया उसमें जो भार था वो 3 ही सेक्शन में डिवाइड था। जनरल के सेक्शन था, मुस्लिम सेक्शन था और सिख सेक्शन था। ये 3 डिवीज़न थे सेक्शन के। मतलब ये वोटिंग जो आप देख पा रहे हैं, यही वोटिंग जो वोट करते थे ये ग्रुप में। द कॉन्स्टिट्यूएंट वुड, जो संविधान सभा होगी उसके 389 मेंबर बॉडी होगी वो, ठीक है। उसमें 389 के अंदर क्या होगा, 389 उसमें क्या होगा, डिवीज़न होगा। कैसे, 292 कहाँ से आएंगे, प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे, पीए से आएंगे। उसके बाद जो 4 हैं वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसी से आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट हैं वहाँ से 93 आएंगे, प्रिंसली स्टेट से 93 आएंगे। ये याद रखना आपको, चीफ कमिश्नरेट से कितने आएंगे, 4 आएंगे, प्रोविंशियल असेंबली से 292 आएंगे और जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ से 93 आएंगे। टोटल जो संविधान सभा है उसके मेंबर कितने होंगे, 389। जो संविधान सभा के मेंबर होते हैं जो उस टाइम पे थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते थे, नॉमिनेशन से आते थे, प्रोविंशियल असेंबली से और प्रिंसली स्टेट से। तो ये हम बोल सकते हैं कि जब ये संविधान सभा का गठन हुआ तब तक क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट और क्या बनता है, अब इन्होंने किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसने क्या डिसाइड किया, एक कॉमन सेंटर बनाएंगे। जो कॉमन सेंटर होगा वो क्या होगा, जो कॉमन सेंटर होगा वो क्या उसमें क्या क्या पॉइंट होंगे कॉमन सेंटर के अंदर। अगर वो डिवीज़न भी करते हैं, यूनाइटेड जो यूनियन का अगर वो डिवीज़न भी करते हैं तो वो क्या करेंगे, कॉमन सेंटर बनाएंगे दैट वुड कंट्रोल द डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर, DCE, ठीक है ना, DCE एक कॉमन सेंटर होगा डिफेंस का, कम्युनिकेशन का एंड एक्सटर्नल अफेयर का। अब क्या है, जो कैबिनेट मिशन था उसमें जो प्रोविज़न था एक फेडरल स्ट्रक्चर का, फेडरल स्ट्रक्चर को एक ढांचा, जो फेडरल ढांचा है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पे। अब देखिए कम्युनल जो क्वेश्चन था, अगर कोई कम्युनल क्वेश्चन उठता है सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर, वो डिसाइड किया जाएगा सिंपल मेजॉरिटी और बोथ द कम्युनिटी प्रेजेंट ऑन वोटिंग। जो अगर कोई सांप्रदायिक मुद्दे पे कोई क्वेश्चनिंग होती है सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर, वो सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड की जाएगी दोनों कम्युनिटी के द्वारा। द प्रोविंसेस वर टू हैव फुल ऑटोनॉमी, जो प्रोविंसेस थे उनके पास फुल ऑटोनॉमी दी जाए, रेजिडुअल पावर दी जाए। प्रिंसली स्टेट वर नो लॉन्गर टू बी अंडर द पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो इसमें प्रोविज़न रखा गया, जो प्रिंसली स्टेट थे वर नो लॉन्गर टू बी अंडर द पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो प्रिंसली स्टेट है उनसे बाहर कर दिया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर डायरेक्ट कोई कंट्रोल ना रखे। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें,
देखिए, मीनवाइल ए इंटरिम गवर्नमेंट वाज टू बी फॉर्म फ्रॉम द, अगर मान लीजिए संविधान सभा बनती है तो संविधान सभा बनने के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, डिसाइड किया जाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट होगी। इंटरिम गवर्नमेंट क्या है कि भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको संभालेगी। फिर उसके बाद इलेक्शन होता है तो वो फाइनली गवर्नमेंट इलेक्ट की जाएगी। अब जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन थी, जो ग्रुपिंग किया गया था ब्रिटिश द्वारा, और ग्रुपिंग इसलिए किया गया था ताकि वो भारत को मतलब वो भारत को डिवाइड नहीं देखना चाहते थे, और इसी चीज़ को लेके मुस्लिम लीग खुश नहीं थी। अब देखिए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन क्या थी। कांग्रेस ने क्या सोचा, जो ग्रुपिंग हो रही थी उस टाइम पे, टू कांग्रेस कैबिनेट मिशन प्लान वाज द अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब कांग्रेस ने ये सोचा जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो जो पाकिस्तान का क्रिएशन हो रहा है उसके अगेंस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद मुस्लिम लीग ने क्या सोचा, Muslim League believed the Pakistan to be implied in compulsory grouping and grouping was compulsory। मतलब ये बोल रहे थे, मुस्लिम लीग ने सोचा कि जो पाकिस्तान है ना वो एक जो टू बी इम्प्लाइड इन कंपलसरी ग्रुपिंग, मतलब ये पाकिस्तान को मेनली वो पाकिस्तान को चाह रहे थे, और ग्रुपिंग ये चीज़ को डिसाइड करती है कि पाकिस्तान एक दिन बन जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, डिफरेंट पार्टी जो ऑब्जेक्शन थे, मेन ऑब्जेक्शन क्या थे, जो प्लान के उसमें ऑब्जेक्शन थे, जो कैबिनेट मिशन में जितने भी पॉइंट आए, प्रोविज़न आए, उनमें जो डिफरेंट पार्टी थी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, वो कौन कौन से थे और उनके ग्राउंड क्या थे वो देखते हैं हम। देखिए कांग्रेस ने क्या सोचा, कांग्रेस जो वहाँ पे सोच रही थी वो थी, प्रोविंस शुड नॉट हैव टू वेट टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू कम आउट ऑफ ग्रुप। मतलब उसको वेट नहीं करना चाहिए प्रोविंस को जब तक फर्स्ट इलेक्शन जनरल इलेक्शन ना हो, ठीक है ना। मतलब प्रोविंसेस है दे शुड हैव सम ऑटोनॉमी, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट लीग ने क्या सोचा, ग्रुपिंग शुड बी कंपलसरी विद द सेक्शन बी एंड सी डेवलपिंग टू सॉलिड एंटिटी विद द व्यू टू फ्यूचर दी। मतलब वो लीग सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे थी, वो सिर्फ एक ही चीज़ पॉइंट सोच रही थी, जो ये ग्रुपिंग हो रही है ना ये पाकिस्तान के फेवर में है। एक दिन पाकिस्तान मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क अलग होंगे और यूनियन का डिवाइड होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, मुस्लिम लीग ने जून 6 को और कांग्रेस ने जून 24 को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया लॉन्ग जो टर्म प्लान थी पुट फॉरवर्ड बाय द कैबिनेट मिशन। मतलब पहले किसने एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने, लॉन्ग टर्म प्लान जो थी इसकी, ठीक है। लेकिन जुलाई 1946 के अंदर इलेक्शन हुआ प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, किसके लिए, संविधान सभा के लिए। उसमें आपको पता है जो मेजॉरिटी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही हुई थी मेजॉरिटी। उसके बाद क्या हुआ, उसमें क्या डिसाइड हुआ, जो भी संविधान सभा बनी उसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सोवरेन थी, वो डिसाइड द रूल ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग सब कुछ समझ चुकी थी। मुस्लिम लीग ने अपना जो एक्सेप्टेंस था वो विड्रा कर लिया जुलाई 29 को 1940 के अंदर, और उन्होंने एक कॉल किया डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम अगस्त 16 टू अचीव द पाकिस्तान। इसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्शन। कब किया था, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। जो डायरेक्ट एक्शन था वो 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया जिसको नाम दिया गया डायरेक्ट एक्शन। किसके लिए, टू अचीव द पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाना चाहते थे वो, फाइनली उनका टारगेट पाकिस्तान बनाना था, इसलिए वो जो नारा था वो डायरेक्ट एक्शन था, और 16 अगस्त को उन्होंने ये नारा दिया, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें कि अब हम मेन पॉइंट देखेंगे, इसका क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा। देखिए कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था, पहला पॉइंट जो है इसमें पहला पॉइंट जो है, पाकिस्तान जो डिवीज़न चाह रही थी मुस्लिम लीग वो कैंसिल कर दिया कैबिनेट मिशन ने। वो बोल रहे थे नहीं, हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम भारत को एक यूनिट में देखना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग असेंबली इनटू 3 सेक्शन ए बी सी में कर दिए थे। मैंने बताया बी में कौन कौन थे, पंजाब थे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थे, फ्रंटियर प्रोविंसेस थे, और सिंध थे। सी में कौन था, आपका बंगाल था और असम था, और ए में जितना भी बच गया है 3 टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर, मतलब प्रोविंसेस के अंदर, प्रिंसिपल स्टेट के अंदर, यूनियन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रोविंशियल असेंबली हैं वो इलेक्ट करेंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉमन सेंटर होगा किसका, डिफेंस का, कम्युनिकेशन का, एक्सटर्नल अफेयर का। मतलब ये जो ग्रुपिंग कर रहे थे ना इनका एक कॉमन सेंटर होगा,
ठीक है ना। कॉमन सेंटर किस किस का होगा, डिफेंस का होगा, कम्युनिकेशन का होगा, एक्सटर्नल अफेयर का होगा, ठीक है ना। ये होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या किया गया, जो प्रोविंसेस हैं वो उनमें क्या है, ऑटोनॉमी है, रेजिडुअल पावर दी गई, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई और रेजिडुअल पावर दी गई। और जो प्रिंसली स्टेट है, फ्री टू हैव ए अरेंजमेंट विद ए सक्सेसर गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब कोई भी गवर्नमेंट अगर भारत में बनती है, प्रिंसली स्टेट के पास फुल पावर है कि वो कहीं भी जाए, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जाए, चाहे वो जो सक्सेसर गवर्नमेंट है उसके साथ जाए। प्रोविंसेस फ्री टू कम आउट ऑफ सेक्शन। इन फ्यूचर में ये भी डिसाइड कर दिया गया, जो प्रोविंसेस हैं वो फ्री हैं, वो सेक्शन जो थे ABC उनसे वो बाहर निकल सकते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट का डिसाइड किया गया टू फॉर्म फ्रॉम, जो विधानसभा है उसे जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो बनाई जाएगी। अब इंटरप्रिटेशन क्या रखी कांग्रेस ने, जो डिफरेंट पार्टी थी उनकी इंटरप्रिटेशन क्या थी कि ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या है, कैसा है, क्या होगा। कांग्रेस क्लेम दैट ग्रुपिंग वाज ऑप्शनल। मतलब कांग्रेस ने ये क्लेम किया कि जो ग्रुपिंग है वो ऑप्शनल है, कि वो कंपलसरी नहीं है। लीग थॉट दैट द ग्रुपिंग वाज कंपलसरी। लीग क्या फोर्स करी थी कि वो जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी है। अगर ग्रुपिंग को कंपलसरी करते हैं तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान है वो अलग मुल्क बनेगा। ये मुस्लिम लीग की सोच थी। लेकिन जो कांग्रेस है वो बोली कि ऑप्शनल है, जो ग्रुपिंग करे ABC वो ऑप्शनल है, प्रोविंसेस कहीं भी जा सकते हैं। मिशन डिसाइडेड द मैटर इन द लीग फेवर। जो मिशन था उसने डिसाइड किया कि जो ये ग्रुपिंग है वो क्या है, कंपलसरी है। अब क्या किया, एक्सेप्टेंस लीग फॉलोड बाय कांग्रेस। पहले क्या की, लीग ने एक्सेप्टेंस दिया लॉन्ग टर्म प्लान को, फिर किसने दिया, कांग्रेस ने दिया, ठीक है ना। उसके बाद लीग ने 29 जुलाई 1946 को लीग ने विड्रा कर लिया अपनी प्लान, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक कॉल दिया, डायरेक्ट एक्शन कॉल दिया 16 अगस्त को 1946 को। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे किस में आते हैं, कैबिनेट मिशन में आते हैं। ये सारा का सारा कैबिनेट मिशन के बारे में है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखना है, ये बहुत क्रिस्पी एंड क्रंची पॉइंट हैं और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉमन सेंटर, ठीक है ना, और ग्रुपिंग, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, और प्रिंसिपल स्टेट के पास फ्री हैं वो। उसके बाद ये है, उसके बाद एक्सेप्टेंस किसने पहले की, मुस्लिम लीग ने पहले की। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन कॉल कितनी तारीख को, 16 अगस्त 1946 को हुई थी। इंटरिम गवर्नमेंट सितंबर 1946 को बनी थी। ये ध्यान रखना आपको। ये हमारी सीरीज़ जो चली हुई है, ये मेन जो मिशन है वो हम कवर कर रहे हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम अच्छे जो टॉपिक हैं वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एवज़ में, या कोई बच्चा अपने प्रिपरेशन कर रहा है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं या फिर वो BA MA के एग्ज़ाम हैं, उनके जो बेसिक पॉइंट है, फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, वो जो हम सीरीज़ चली हुई है उनसे वो कवर हो जाएंगे। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल।